नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नींद से जागे राहुल गांधी ने आज आखिरकार मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल फूंक ही दिया। राहुल गांधी का एमपी में आज पहला चुनावी दौरा रहा, जहां उन्होंने शाजापुर जिले के काला पीपल में एक जनसभा को संबोधित किया, साथ ही जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल हुए। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार, शिवराज सरकार को जमकर घेरा। फिर से अडानी, किसान, जातीय जनगणना, आरएसएस का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम कास्ट सेंसस पर किया जाएगा। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान का अब एक्सरे कराने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर रटे रटाए बयान राहुल गांधी ने दिए, पर राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी में विद्रोह की खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने अपने बयान से कांग्रेस पार्टी को कैसे फंसा दिया है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों राहुल गांधी बार बार रटे रटाए बयान दे रहे हैं? क्या मुद्दों की कमी हो गई है? क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। और मुद्दे की बात जहां तक है, जब स्थानीय स्तर पर आप जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो कम से कम वहां का मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी हमेशा एक ऐसे मुद्दा उठाते हैं जिसका प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कर्नाटक के चुनाव में भी इन्हें बार बार हिदायत दी गई थी और आगे भी हिदायत दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और राहुल गांधी कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे कांग्रेसी जो हैं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बगले झांकने लगते हैं कि राहुल गांधी आखिरकार मोदी सरकार या शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। पहला मुद्दा तो आरएसएस और गोडसे वर्सेस गांधी की बात है और यहाँ विचारधाराओं का संघर्ष है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बात पे राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर विरोध हुआ, क्योंकि ये उनके हर जगह पर भाषण का एक अंश होता है, एक हिस्सा होता है। और मध्य प्रदेश में दूसरे जगहों की तरह स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश का चुनाव का जितना प्रचार के तरीके हैं और कमलनाथ की स्ट्रेटजी जो है, वो देख लीजिए इतने दिनों में कमलनाथ ने क्या क्या किया और किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर जगह मीडिया में भी खबरें छपती है कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व है। मध्य प्रदेश में सेकुलरिज्म की चर्चा नहीं होती है। और राहुल गांधी की टीम को अभी समझ में नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश जाने के बाद हमको क्या करना चाहिए। इन्होंने आरएसएस वर्सेस जो गांधी की विचारधारा, गोडसे वर्सेस गांधी की विचारधारा की बात की। और जब ये संघ की विचारधारा की बात करते हैं तो इनका क्या होता है, इंडिकेशन होता है हिंदुत्व के मुद्दे पर। ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात करते हैं और ये मुसलमानों के खुश करने की बात करते हैं। लेकिन वहां पर कमलनाथ ने क्या किया? कमलनाथ को पता है कि 1.9%, 2-2.5% मुसलमान जो मध्य प्रदेश के हैं, वो किसी भी तरीके से कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए उन्होंने तो हार्डकोर हिंदुत्व और हार्डकोर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये बागेश्वर बाबा को, धीरेन्द्र शास्त्री को अपने साथ रखा है। छिंदवाड़ा जो उनका क्षेत्र है, जहां से पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, जहां से लोकसभा क्षेत्र में एकमात्र जो कांग्रेस को सीट मिली है नकुल नाथ के उनके बेटे को, उस क्षेत्र में जाकर धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम करवाते हैं। और ये उनसे सवाल पूछा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सामान्य हिंदुत्व नहीं है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप उनके दरबार में जा रहे हैं। तो क्या मुंह दिखाएंगे राहुल गांधी को, जो हमेशा हर जगह सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हैं। बात वहीं से शुरू हुई और आगे भ्रष्टाचार पर चली। आप बार बार भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, कमलनाथ तक उसकी आवाज पहुंचती है और वो अनकंफर्टेबल इसलिए होते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप तो कमलनाथ के ऊपर ही लगा है। इनके भांजे, भतीजे, खुद ये सब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। ईडी का एक्शन चल रहा है। मोजर बियर कंपनी, उसके कई अकाउंट जब्त हो चुके हैं। ये सब जगह पर वीवीआईपी घोटाला, जो चौपर घोटाला हुआ था, उसमें भी कहीं न कहीं कमलनाथ के परिवार का हाथ है। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें वहां पर भ्रष्टाचार विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के नेता फंसे हैं। और आप कहते हैं कि 18 सालों से, 20 सालों से वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है। मान लेते हैं 2003 से
सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है। बीच में कांग्रेस की सरकार रही 15-16 महीनों की, लेकिन वो 2003 से लेके अब तक की सरकार में क्या केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? 2004 से लेके 14 तक सरकार आपकी रही। आपने कितने भ्रष्टाचार के मामले मध्य प्रदेश में उजागर किए और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कितने मामले हैं? वो मध्य प्रदेश के लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा तो कांग्रेस की तरफ 5 उंगलियां उठेगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर एक उंगली उठी तो, क्योंकि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी भी यही बात कर रहे थे और लोगों को भरोसा है उनके इन एक्शन के ऊपर। एक्शन लिया गया है। पिछले 9 सालों के अंदर 1,07,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 1,07,000 करोड़, ये किसी छोटे मोटे स्टेट के बजट के बराबर होता है। उतने रुपए जब्त किए गए हैं, संपत्ति जब्त की गई है। हजारों करोड़ की संपत्ति जो है वो अटैच की गई है। ईडी की कार्रवाई हर दिन चलती है। छत्तीसगढ़ में जहां पर पीएम मोदी हैं वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि भूपेश बघेल के अपने डिप्टी सेक्रेटरी के घर पे 52 करोड़ रुपया मिलता है और ये कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। उनके जो ओएसडी हैं, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी जो होते हैं, ओएसडी 2 हैं, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अपने पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। ईडी ने पूछताछ की। ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में फंसे हैं उसके ऑफिस के लोग, फिर भी भूपेश बघेल अभी तक ईमानदार है। ये वही बात है कि सारा यूपीए की सरकार में मंत्री बेईमान और सबसे ईमानदार कौन है? मनमोहन सिंह। कौन चोर कहता है कि मैंने चोरी की है? बेसिकली बात है कि एक व्यक्ति को आधार बनाओ और उसको ईमानदार बताओ, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तीसरे रास्ते से उसको बेईमानी का रास्ता दिखाएं और पैसा लूट कर ले जाएं, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। मनमोहन सिंह डमी पीएम थे और सुपर पीएम जो थी सोनिया गांधी थी। भ्रष्टाचार हुए, कांग्रेस के खाते में पैसे गए, लेकिन मनमोहन सिंह पर जांच नहीं हुई। तो ईमानदार सरकार की बात करेंगे। ये भ्रष्टाचार के मामले पर भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता ये चाहते थे कि स्थानीय मुद्दा उठाओ। यहां पर की बात करो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए क्या है, हम आएंगे तो क्या करवाएंगे। आप ओबीसी सेंसस की बात कह रहे हैं, हम आएंगे तो कास्ट सेंसस कराएंगे। सबसे पहले कास्ट सेंसस करवाएंगे, ये जातीय आधार पर जनगणना करवाएंगे। मतलब जो मुद्दे हमेशा रीजनल पार्टियां उठाती थी, नेशनल पार्टियों का यह मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर यहां तक कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को कह दिया कास्ट सेंसस से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जातीय आधार पर समाज को बांटने वाली पार्टियां, राजद, जदयू, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये सारी की सारी पार्टियां जो ओबीसी को टारगेट करके, दलितों को टारगेट करके, इन लोगों को बरगला के अपना अस्तित्व बचा रही है, उन्हीं लोगों के हाथों में अब ये खेल रहे हैं। जो कहा जाता है ना, पीएम मोदी ने पिछली बार भी कहा था और सही कहा था, ये अर्बन नक्सल है जो कांग्रेस को चला रही है। और अर्बन नक्सल कौन है? ये जो समाज को बांटकर समाज में विद्रोह पैदा करके अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि अब ओबीसी फिर से सड़क पर आए कास्ट सेंसस के नाम पर और सवर्ण और ओबीसी के बीच फिर एक घमासान हो, जैसे रिजर्वेशन लागू करने के समय एक बार हुआ था और बड़े दंगे हुए थे, लेकिन उसे संभाल लिया गया। अब फिर से वही विचार भर रहे हो, वही बातें कर रहे हो नेशनल पार्टी होके, तो ये पचने लायक बातें नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जहां मध्य प्रदेश में आपको सिर्फ ओबीसी ओबीसी करके जिस ओबीसी की आप बात करते हैं, वो दिग्विजय सिंह तो ओबीसी में नहीं आते हैं। ओबीसी में तो आते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो वहां के सीएम हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2005 से अब तक उनको सीएम बना के रखा है, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और आप उसी ओबीसी के अधिकारों की बात करते हो उन लोगों के सामने जिसके पास ये मुद्दा है, जो बताएगा आपको हर समय कि ये जो ओबीसी की बात करने वाले लोग हैं, इसके ऊपर से नीचे तक के नेताओं को देख लो कि मजबूरी ना हो तो ये किसी नेता को आगे न बढ़ने दे। ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखे हैं कि सबसे ऊपर तो गांधी नेहरू परिवार का होगा। अब ये अपने आप को किस जाति में रखते हैं, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी ओबीसी में रहेंगे
या सवर्ण में रहेंगे या कास्ट सेंसस से बाहर रहेंगे, क्योंकि इनके धर्म जाति को लेकर तो बड़े बड़े सवाल उठते हैं। कंफ्यूजन इस बात की है कि वो पिता से चलते हैं, माता से चलते हैं, दोनों से चलते हैं, किस जाति में आते हैं, ये तो कंफ्यूजन अब तक बना हुआ है। तो अपनी जाति जो निर्धारित करेंगे उसके आधार पर ये कहेंगे कि हम ओबीसी में हैं या हम तो अल्पसंख्यक समुदाय में से आते हैं, राहुल गांधी के बदले राहुल खान नाम रख लें, तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से मंच पर राहुल गांधी ने शुरुआत की भाषण के, उसी समय से बगले झांकने लगे कांग्रेस के नेता, और उन लोगों का मानना है कि हमने गलती कर दी इनको बुलाकर, अब आगे से प्रियंका गांधी इससे ज़्यादा समझदार है, उसको बुला लो, लेकिन राहुल गांधी को मत बुलाओ, बुलाओगे तो पछतावा लगता है होगा। कि तभी इसी वजह से अभी तक राहुल गांधी को दूर ही रखा गया था। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी के बयान में कुछ भी नया नहीं रहा। राहुल गांधी ने अपने बयान से कांग्रेस पार्टी को ही फंसा दिया है, जिससे मध्य प्रदेश कांग्रेस में विद्रोह की खबर सामने आ रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी को अब तक चुनावी प्रचार से दूर रखा गया था, और जब गए एमपी तो कांग्रेस पार्टी के करे कराए पर पानी फेर के वापस आ गए। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।